बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मेरी सीरीज़ चल रही है जस्टिस एंड इक्वालिटी, और आज मेरे पास फैसलाबाद बार के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनसे मैं आज बहुत सारी बातें डिस्कस करने आया हूँ। बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस इनसे ले रहे हैं जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उनके बारे में इनकी मैं राय लूँगा और आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। आज के मेरे जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, अफजाल खान एडवोकेट जो कि हमारी बार के मेंबर हैं और आपके साथ अक्सर मेरी दूसरी सीरीज़ में मुलाकात होती रहती है। जनाब राना अहमद राहील साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले इलेक्शन में ये सदर के कैंडिडेट भी हैं, और सकलैन अवान साहब जो कि हमारे बड़े ही मोअज़्ज़ज़ सीनियर हैं मौजूद हैं, और जनाब मलिक अरशद अवान साहब जो कि बहुत ही सीनियर एडवोकेट फैसलाबाद बार से इनका ताल्लुक़ है, और जनाब सैयद सरफराज हुसैन काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनके एनालिसिस को आप हमेशा सराहते रहे हैं। तो आज मैं अपना प्रोग्राम का आगाज़ जैसे कि ओपनिंग खान साहब अफजाल खान साहब करते होते हैं, मैं आज भी अपने इस प्रोग्राम को इन्हीं के साथ आगाज़ में लेके चलता हूँ। हमारे साथ रहिएगा। तो खान साहब, मेरा जो आज का ये जो स्पेशल एक जरगा नमा जो गैदरिंग मैंने की है वो उसकी मेन वजह ये है कि आप ये बताइए कि ये जो सियासी हालात हैं इस वक्त वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल से हुए हुए हैं, बहुत मामला अजीब-ओ-गरीब से हुए हुए हैं। आप क्या देख रहे हैं? पीछे जब हम लोगों ने सेनेट के इलेक्शन देखे थे या इस तरह की चीज़ें देखी थी तो हम लोग ये सोच रहे थे, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देखा था तो हम लोगों की ये एनालिसिस थी कि शायद सदारती निज़ाम आ रहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या वाकई इस तरह के कोई मामले थे या कोई ख़ास किस्म की कि उस ड्रामा था या क्या था? तो इस तरह से अपना एनालिसिस इसमें दीजिएगा। यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये हालात अनप्रडिक्टेबल नहीं हैं, ये एक्सपेक्टेड हैं, एक्सपेक्टेड थे, एक्सपेक्टेड हैं और एक्सपेक्टेड रहेंगे। जैसे कि हमारे राना रहील साहब हमारे हमेशा के लिए प्रेजेंट थे और हमेशा रहेंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें हो रही हैं ये दरअसल अपने मंत की अंजाम को हालात पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको सन 47 की तरफ लेकर जाऊंगा, जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था। तो उस वक्त या उससे थोड़ा पहले कायद आज़म से किसी ने पूछा था कि एक नया मुल्क बनने जा रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस में ताल्लुकात कैसे होंगे। तो कायद आज़म ने उस वक्त तारीख़ी जुमला कहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात उसी तरह होंगे जिस तरह कनाडा और अमेरिका के हैं, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान नस्ली तौर पर, तहज़ीबी तौर पर बहुत आपस में जुड़े हुए हैं। सदियों से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं। पाकिस्तान बनने के बाद भी बहुत से मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए, बहुत से हिंदू पाकिस्तान में रह गए। तो उस वक्त ये सोचा नहीं गया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ऐसी नफ़रत पैदा हो जाएगी, ऐसी दुश्मनी पैदा हो जाएगी जो कि नस्ल दर नस्ल चलेगी उसकी। लेकिन जो हमारे गैर मुल्की आका हैं उन्होंने अपनी वही पुरानी पॉलिसी के तहत, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत हमारे दरमियान कश्मीर जैसा इशू खड़ा कर दिया जो कि आज तक हम भुगत रहे हैं। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ होगी और इंडिया की आबादी 1 अरब 22-23 करोड़ होगी, और बांग्लादेश है, श्रीलंका है, कश्मीर है। कश्मीर की आबादी इस वक्त भी कमोबेश 1 करोड़ होगी, लेकिन उस एक छोटे से खित्ते की खातर ये इलाका जो है वो फ्लैश पॉइंट पर है। अगर दुनिया में कभी एटमी जंग हुई तो इसी इलाके में होगी, क्योंकि हम दूसरों के आला कार बन जाते हैं, उन्हीं की जंगें हमारे मुल्कों में लड़ी जाती हैं। तो हमने जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा करते थे या इंटरनेशनल लॉ इस किस्म की चीज़ें पढ़ते थे तो हमें ये पढ़ाया गया था कि दुनिया में कोई मुल्क मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता और ना ही कोई मुस्तकिल दोस्त होता है।
अगर कोई चीज़ मुस्तकिल होती है तो वो मुल्क का मफाद है। राइट। हमने पिछले 70 साल से ही आपस में दुश्मनी रखी और पिछले साल तक हमारी दुश्मनी जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान इंतहा को पहुंच गई, क्योंकि वहाँ पर इंतहा पसंद हुकूमत थी, तो यहाँ पर भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है। इस वजह से हम शायद जो 27 फरवरी का वाक़या हुआ था, शायद उस दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान में एटमी जंग छिड़ सकती थी। सही। लेकिन हुआ ये कि इस वक्त जंग है अमेरिका और चाइना की। पहले दुनिया जो थी एक चौधरी के ज़रिए इख्तियार थी, तो अब जो है यूनिपोलर बन रही है। तो अब नए एक सुपर पावर उभर रही है, वो है चाइना। चाइना को उभरते देखकर अमेरिका ने इंडिया को उबारा कि जैसे कहते हैं निप दी वेल इन द बड, कि सी पैक को 2 जगह से बर्बाद कर दो तो बाकी अब भी ख़त्म हो जाएगा। एक जहाँ से ये शुरू होता है गिलगित बल्तिस्तान कुर्बो जवार से, वहाँ से चाइना से जैसे जो इलाका अंदर को आता है वो कश्मीर से भी मुल्हिका है, इसको यहीं से ख़त्म कर दो। दूसरा ये है कि इंडियन नेवी आकर जो ग्वादर की पोर्ट है उसका घेराव कर रहे और उसको किसी न किसी तरह सबोताज कर दे। और कुछ अर्सा पहले उनकी कुछ आबदोज़ें ट्रेस भी हुई थी, लेकिन चाइना ने कुछ अर्सा से इतना ज़्यादा फिर उस पर प्रेशर डाला कि वो जो उनकी रियासतें हैं, वो नागालैंड वगैरह, ये वो मिज़ोरम फलान 7-8 रियासतें हैं, 8 फिंगर जिसे कहते हैं, ये 8 सिस्टर फिंगर, वो चोटियाँ हैं पाकिस्तान इंडिया और चाइना के दरमियान, वो 8 पॉइंट्स हैं, 8 फिंगर, लेकिन वो 8 रियासतें हैं जिनके अलहदगी के चांसेस बन गए थे। दरअसल जंगें अब नहीं होनी, जंग जिस दिन हुई उस दिन ये सारी दुनिया का ख़ात्मा हो जाएगा। इंडिया वाले जो हैं वो बनिया हैं, समझदार भी हैं। उनको जब चाइना ने समझाया कि अमेरिका की जंग ना लड़ना, जो भी मुल्क मेरे रास्ते में आएगा फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इवन यूरोप को भी उसने यही पैगाम दिया कि मुझे तजारत के लिए अपना रास्ता खोलने दो, जो जंग करेगा, अगर अमेरिका ने मुदाखलत की, ना अमेरिका रहेगा, ना चाइना रहेगा, ना दुनिया रहेगी। और चाइना ने पिछले कुछ अर्सा पहले जब चाइना के प्रेसिडेंट शी चिनपिंग इंडिया गए थे तो उन्होंने उनको ऑफ़र की थी कि आएँ आप हमारे साथ मिल जाएं। सी पैक आपका दुश्मन नहीं है, आपके लिए तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और फ़ायदेमंद तो ये है। कुछ वो जैसे स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी होती है, कुछ डराना भी और कुछ इंसेंटिव भी देना। और कुछ रूस जो था वो इंडिया का बहुत पुराना मुरब्बी और सरप्रस्त था, कश्मीर के मामले हमेशा वीटो करता था, लेकिन मफादात जब अलहदा हुए, पाकिस्तान, चाइना, रूस, टर्की, ईरान, ये एक ब्लॉक बन रहा है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और ताइवान और यूरोप, नेटो ममालिक, वो एक ब्लॉक बन रहे हैं। लेकिन जब चाइना ने स्ट्रिक्ट एक्शन दिया है तो अब नेटो के भी लोग कुछ हिल रहे हैं और इंडिया जो है वो कम से कम हमसे अक्लमंद है, उसने जंग नहीं करनी क्योंकि इंडिया क्रश हो जाएगा। किस तरह एक फ्रंट पर तो कोई मुल्क लड़ सकता है, 2 फ्रंट वार लड़ने में इंडिया की ऐसी पोजीशन नहीं है। उसकी एयरफोर्स की हालत बहुत पतली है, उसकी फ़ौज जो लड़ने के काबिल नहीं है। उसके एयरफोर्स के पहले कहते थे 42 स्क्वाड्रन थे, अब वो सिमट के 30 से भी कम रह गए। और शायद ये इनके अगर मिग फारग हो जाते हैं, मिग 21, उनको फ्लाइंग कॉफन कहा जाता था। तो उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा कर दिया है। रूस ने इंडिया को समझाया कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता आया हूँ, अगर तुमने बचना है तो हमारे साथ आ जाओ। रूस, चाइना के दबाव और रूस के कहने पर इंडिया ने कुछ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। उसका सबसे पहला जो असर सामने आया वो था वो मिलिट्री एमओज़ कहते हैं, जो भी डायरेक्टर मिलिट्री जो है ऑपरेशंस,
उनकी मीटिंग हुई, वो दरअसल इब्तदा थी। अब किसी वक्त भी आप ऐसी खबरें सुन सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो गए, मुज़ाकरा चल पड़ेंगे, फिल्में आना जाना शुरू हुई, तजारत शुरू हो जाएगी। और इस खित्ते के लिए अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना अब यहाँ पर अगर एटमी जंग हो जाती है तो फिर कोई भी नहीं रहेगा, ना इंसान रहेंगे, ना उनकी लाशें रहेंगी, ना लाशों को खाने वाले गिद्धों की लाशें रहेंगी। इसलिए मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करे कि इनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। थैंक यू सर। मैं राना साहब की तरफ आ रहा हूँ। राना साहब, आपके एनालिसिस जो है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो काबिल दीद है, और हमेशा मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती है कि मेरे प्रोग्राम में आप आएँ और आकर अपने एनालिसिस दें। अब भी जो सियासी हालात हैं हमारे इस वक्त, और जिस तरह से बाकी दुनिया के साथ, दूसरे दीगर ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए, और अब हम किस तरफ जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स को थोड़ा सा इसका इदराक करवाइए। देखिए, एक जो मायूस सोच का बंदा है उसके लिए तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर होगी, और इस तरह महसूस होगा कि जैसे पाकिस्तान जो है उसका मुस्तकबिल एक बहुत बड़े अंधेरे की सूरत में है। जो पुरुमीद लोग हैं, जो स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं, उनका ख्याल ये होगा कि नहीं, इन नामुसाइद हालात के अंदर भी जहाँ पे इकॉनमी जो है वो कोलैप्स का शिकार हो रही है, पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर एक अनसर्टेनिटी है जो आज से नहीं है, एक अरसे से है। सिमिलरली पाकिस्तान का जो मुआशरती निज़ाम है, वैल्यूज़ हैं, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वो तेज़ी से बदल रहा है। इन तमाम चीज़ों का जो मंतकी नतीजा है वो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इकाइयाँ हैं उनके अंदर जो हारमनी है उसकी कमी है की सूरत में सामने आता है। इसके अलावा जब इस जो इंटरनल मखदूश सूरत हाल है उसको जब आप एक्सटर्नल, जैसे कि अपना मेरे से पहले अफसाल भाई ने बड़ा ख़ूबसूरत एनालिसिस दिया है, दुनिया की जो सियासत है उसके तनाज़ुर में आप देखते हैं तो ये सूरत हाल और भी गंभीर जो है वो होती नज़र आती है कि अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, ईरान के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं वो अप एंड डाउन जी के तनाज़ुर में हैं। इवन चाइना जो है उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सी पैक की सूरत के अंदर कोई जो है पाकिस्तान को दी, उसके अंदर भी अब अप एंड डाउन नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं उसका चाइना के साथ मुतसादम होना, वो भी इस खित्ते के ऊपर असरअंदाज होता नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान जो लोग जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, उनको भी कम अज़ कम ये बात जो है वो लाजमी तौर पे वो सोचते हैं कि ट्रिमेंडस एफर्ट चाहिए इस वक्त पाकिस्तान को वापस ट्रैक के ऊपर लाने के लिए, और यकसुई बड़ी ज़रूरी है। पाकिस्तान अपने जो देखें इकॉनमी आजकल तो ये दुनिया जैसे भाई ने कहा है कि अब वो जंगों का जो है ना ज़माना नहीं रह गया, अब तो इकॉनमी की जंगें हो रही हैं, मुइशतें तबाह की जा रही हैं, और जिन मुल्कों की मुइशतें तबाह हो जाती हैं वो लामाला डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है। तो आपका जो सवाल है वो अपनी वसअत के एतबार से तो बेशुमार वसी है, उसका जवाब जो है वो इंतहाई इख्तिसार के साथ जो है वो दिया नहीं जा सकता मुख्तसर वक्त के अंदर। लेकिन बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, being a political worker, being a member of Love for Eternity, और सबसे बढ़ के ये कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान जो है उनका हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह उम्मीद का दूसरा नाम है। सुभान अल्लाह। तो अगर हमें अल्लाह ताला पे यकीन है तो फिर हम पुरुमीद भी हैं, बिल्कुल, और अपनी सियासी जद्दोजहद भी जारी रखेंगे। और इकॉनमी और मुईशत और मुआशरत ये एक दूसरे के साथ
इंटेंगल्ड हैं, इनको आप अलहदा करके नहीं देख सकते। तो पाकिस्तान के इस निज़ाम में हमें ये तरफ़ा जो एफ़र्ट है वो करनी है। हमें अपने मुईशत को सही करना है ताकि मुआशरत ठीक हो। मुआशरत ठीक होगी तो हमारा जो सियासत है वो ठीक होगी। तो अल्फाज में तो ये लफ्ज़ छोटे हैं लेकिन ये टॉपिक बहुत वसी है। तो मेरी नज़र में जो बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में और जो सवाल था आपका कि पाकिस्तान की मखदूस सूरत हाल है, हमें जंग लड़नी है एज़ अ कौम, तब जाकर हम पाकिस्तान के फ्यूचर को अपने बच्चों के लिए सिक्योर कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया रन साहब, थैंक। बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपना एनालिसिस भी दिया है और सजेशन भी दिया है। मैं अब सकलैन अवान साहब की तरफ जा रहा हूँ। अवान साहब हमारे बहुत ही सीनियर हमारे मेंबर हैं और इनके एनालिसिस और इनके सजेशंस को भी बड़ा सराहा जाता है। आज जो टॉपिक मैंने छेड़ा हुआ है इसी से रिलेटेड थोड़ा सा हटकर मैं आपसे सकलैन साहब आज एक बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी ये जो सियासी हालात हैं, ये तो एक तरफ जो सियासतदान हैं उनकी जो इस वक्त फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हम इस वक्त बहरान का भी शिकार हो रहे हैं और मुल्क की माशियत जो है वो भी जो है वो डिरेल हुई है। तो आपका इसके बारे में एनालिसिस के शॉर्ट से टाइम में आपने इसको एक्सप्लेन करना। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सब बहुत शुक्रिया। बेसिकली अभी जो आपने ज़िक्र किया ना, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वॉर ही जो है ना वो इकनॉमिकल वॉर है। राइट। जिस तरह अभी खान साहब ने फरमाया, रहीक साहब ने फरमाया कि इस वक्त जो दस्त बदस्त जंग जो है ना उसका दौर नहीं है। इकॉनमी, किसी मुल्क को आपने तबाह करना है, उससे इकॉनमी तबाह कर दे, मुल्क ख़त्म हो जाएगा। बहुत खूब। ठीक है सर। अब हम आते हैं अपने एक इस्लामिक बैकग्राउंड से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ये ईमान है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अजीम और सबसे बड़े लीडर हैं। लीडर हमेशा टीम का होता है, टीम में डिलीवर करती हैं। आप देखें माशाल्लाह उनकी टीम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत रज़ी अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह, हज़रत उमर, ये सब उनके टीम मेंबर्स थे। और भी बेशुमार सहाबी हैं, बहुत बहुत जय्यद उलमा इकराम उनकी टीम का हिस्सा थे, जिनसे मुशावरत के बाद वो एक पॉलिसी डिज़ाइन करते थे। एक कोई भी मसला होता था सब बैठ के मुशावरत करते थे और फिर उसका एक रिज़ल्ट और कंक्लूजन के तौर पे एक बहुत अच्छा फ़ैसला सामने आता था। मैं इस बात से बिल्कुल जो है ना कन्विंस्ड नहीं हूँ कि जी इमरान खान साहब तो अच्छे हैं, उनकी टीम अच्छी नहीं है। अगर इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता है तो उसकी सारी मुबारकबाद किसको मिली है? कैप्टन को, टीम लीडर को। तो अगर वो हारते हैं तो उसकी सारी जो नेगेटिव रिमार्क्स हैं वो भी टीम लीडर को ही मिलते हैं, उसी फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल। मैं इस बात से 1% भी कन्विंस नहीं हूँ कि जी इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं, टीम अच्छी नहीं है। इंतहाई माजरत के साथ डे 1 से जब से इन्होंने इक़्तिदार संभाला है, शायद तमाम फ़ैसले ही हैप हैज़र्डली किए हैं। कोई फ़ैसला संजीदगी के साथ नहीं किया गया। मैं आल-ऐलान ये कहता हूँ, बेशक किसी को अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ इस मुल्क से प्यार है। ये मुल्क रहेगा तो मेरी सारी चीज़ें हैं, मुल्क ना रहा तो ना तो मुझे इमरान खान से कोई दिलचस्पी है, ना नवाज शरीफ से, ना ज़रदारी। मैं वही आपको रखूँ। आप देखें रज़ाक दाऊद साहब तशरीफ़ लाए, इनके फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं, बिज़नेस एडवाइज़र भी हैं जी। आके उन्होंने क्या किया? एक बनी बनाई रेल को उन्होंने डीरेल कर दिया जी। कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आते उन्होंने चाइना, जो कि हमारा अज़ली दोस्त है, एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं ना, अज़ली दुश्मन अज़ली दोस्त। आते उन्होंने कि जी हम सी पैक के सारे एग्रीमेंट्स को रिवाइज़ करेंगे। भाई क्यों रिवाइज़ करेंगे? हु आर यू? आपकी क्या कैपेबिलिटी है? आपको किसने इख्तियार दिया ये स्टेटमेंट देने का? आपकी क्या क्या प्रोफिशेंसी है? रज़ाक दाऊद साहब की क्या उनकी
प्रोफिशेंसी, क्या कैपेबिलिटी थी, क्या उनकी एक्सपर्टीज़ थी जो उन्हें इस ओहदे पे लगा दिया गया। वो तो खुद 12-12 खाते बनाने वाला एक बिजनेसमैन था, टैक्स चोरी करने वाला, जिसने सारी ज़िंदगी सिवाय टैक्स चोरी के कुछ भी नहीं किया। आते ही पाकिस्तान का सबसे टॉप रेवेन्यू जनरेट करने वाला इदारा स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो स्टेट लाइफ, जो गवर्नमेंट को कर्जे देती है, आते ही उसकी खाड़ पे छाड़ शुरू कर दी। यार अगर आप कैपेबल हैं तो आप स्टील मिल को चलाएं, आप रेलवे का डेफिसिट दूर करें, आप जो इदारे प्रॉफिट में जा रहे हैं उनकी तरफ चल पड़े। मतलब ये क्या पॉलिसी है ये? मेरे पास, मैं ऑन बोर्ड इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम को चैलेंज करता हूँ। ना मुझे सैलरी चाहिए, ना मुझे बेनिफिट चाहिए, बैठे मेरे साथ, मैं उनको बताऊँ इकोनॉमी कैसे चलानी। तो डू यू हैव एनी प्लान, फाइनेंशियल प्लान? मैं एक छोटा सा आपसे अपना शेयर कर लेता हूँ कैलकुलेशन। 10 और मैं अभी 1/3 आबादी ले रहा हूँ, और उनमें से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो 300 क्या, जो 3 लाख रुपए भी डेली गवर्नमेंट को और इस खजाने के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको एक अपनी प्लानिंग का 1% हिस्सा बता रहा हूँ कि कितने माइक्रो लेवल पे जाके मैंने कैलकुलेशन की होगी। क्या ये डफर है सारे? असद उमर साहब को समझ नहीं आती इन कैलकुलेशंस की, शफीज़ शेख साहब को समझ नहीं आती जो मेरे से एक लेमैन कैलकुलेशन कर रहा है। क्या ये इतनी मरात करोड़ों अरब रुपए खाने समेटने वाले, बेनिफिट्स लेने वाले, इनको ये सेंस नहीं है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि टैक्सेस बढ़ा दिए जाए? नहीं सर, टैक्सेस बढ़ाना, जो बंदा सबसे बड़ा इस मुल्क का क्राइसिस यही है, ब्लंडर ये है कि एक बंदा जो टैक्स नेट में आ गया वो बेचारा फंस गया, उसको यूं निचोड़ते हैं कि उस गरीब की यखनी निकल जाती है। यार आप टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स के रेशो को मुनासिब करें, ना कि जो टैक्स दे रहा है उसको निचोड़ दें। ये सबसे बड़ा ब्लंडर हो रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड पीएम साहब को और उनकी टीम को चैलेंज करता हूँ, आए मेरे साथ, मैं 5 साल के अंदर आपके कर्जे उतारता हूँ सारे। ज़बरदस्त। ऐसा करते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान है ना, इस प्लान के ऊपर एक प्रॉपर मेरा अगला जो एपिसोड है वो मैं इसके ऊपर रखता हूँ, और मेरे व्यूवर्स को भी, और इसी मेरे चैनल की वसातत से आपने अपने इस फाइनेंशियल प्लान को एक्सप्लेन करना है कि कैसे अगर आपकी पॉलिसी पर अमल किया जाए तो ये अपनी इंटरनल जो है इकोनॉमिकल बहरान को। उमर साहब इंतहाई माजरत के साथ, इस मुल्क में जो अच्छा प्लान पेश करता है ना, या तो उसको खुर्दाना लगा दिया जाता है या उसको यूज़ कर लिया जाता है। वट एवर द रिजल्ट इज़, वी डैम केयर अबाउट इट। हमारा काम है सजेशन दे देना अपने चैनल पर, उसको जो है उसको सामने रख देना आवाम के। फैसला जो होगा वो आवाम का और हुकूमत का होगा इंशाअल्लाह ताला। व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपने होस्ट, अपने दोस्त एडवोकेट उमर खान को इजाज़त दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।